समाहित करके, उन केशों में समाहित करके केशों के साथ में उस बंदनी को, उस बेनी को गूंथती हुई विराजमान हो रही हैं। अब बेनी गूंथते गूंथते आई तो गूंथते गूंथते जब समान अंत आ जाएगा, उसका छोड़ आ जाएगा, उस छोड़ के कुछ पहले से श्री प्रिया जी की चोटी में, बेनी में बड़े सुंदर जो फुदना है, वो फुदना चुटीला, वो चुटीला उनको उनके साथ में फिर गूंथा गया है। अब उन चुटीला की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि विविध रोचि अयोजी तत् अग्रत कनक हीरक मौक्तिक चित्रता मृदुल पट्ट लसत चमरी तति विकच सारस सार सभा सभा। यमक अलंकार का प्रयोग तो सारस सारस सभा सभा, ये यमक अलंकार जो है सभंग यमक का प्रयोग सब जगह प्रयोग है। तो आज मृदुल पट्ट लसत चमरी तति, वो जो बैनी के छोर हैं, उन बैनी के छोर में बेड़ी जो बनाई गई उसके छोर में मृदुल पट्ट लसत, पट्ट माने रेशमी, काले रेशमी डोरा से बनी हुई सुंदर जो अपूर्व से जो चमड़ी है वेणी, वो वेणी वो शोभा को प्राप्त हो रही है। चुटीला, उस चुटीला की जो रेशमी डोरे से बने हुए चुटीला हैं, वो चुटीला अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। तो मृदुल पट्ट लसत, पट्ट माने रेशमी डोरा, उनसे सुशोभित होने वाली चमरी तति ही माने चुटीला, उनकी अपूर्व शोभा हो रही है, चमड़ी की अपूर्व शोभा हो रही है। विकच सारस सार सभा सभा, आज खिले हुए कमल की जो श्रेष्ठ सभा, उस सभा के समान इन केशों की अपूर्व रूप से आभा हो रही है। तो विकच सारस सार, विकच माने खिले हुए, सारस माने कमल, उन कमलों की सार सभा, जो श्रेष्ठ सभा है, उस श्रेष्ठ सभा के समान सभा, वो चमरी जो है वह शोभा को प्राप्त हो रही है। स माने वो चमरी, भा माने शोभा को प्राप्त हो रही है। यमक अलंकार का प्रयोग है सभा सभा, इसको कहते हैं सभंग यमक, जहां पर शब्दों की समानता दिखाने के लिए शब्द को तोड़ करके यमक अलंकार का प्रयोग किया जाए। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, परंतु उसका अन्वय करते समय, उसका अर्थ करते समय कहीं तोड़ करके उसका अर्थ किया जाए, तो वहां पर सभंग यमक होता है। एक निर्भंग यमक है पूरा का पूरा यमक, और एक कहीं तोड़ करके, तो सभा सभा ऐसा करके वो सभंग यमक का सुंदर प्रयोग है। माने कमलों का जो श्रेष्ठ सभा, उस सभा के समान सभा आभा वाली वो चमरी अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हुई है। एक भा का अर्थ हुआ आभा, दूसरे का अर्थ हुआ सभा माने सभा, और एक हुआ स माने वो चमरी, आभा माने आभा से युक्त होकर के विराजमान हुई है। अब वेणी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि रेशमी जो वेणी है, वो रेशमी वेणी कैसी है कि विविध रोचि आयोजित तदग्रभा, जिसमें से विभिन्न रोचि माने किरणें निकल रही हैं। विविध रोचि, क्योंकि वो जो चुटीला है, वो चुटीला में अनेक अनेक रत्न भी, उन रत्नों के गंडा बीच में सुशोभित हो रहे हैं, रत्न जड़े हुए हैं, बीच में सोने की कोई कटोरी है, उस कटोरी के ऊपर फिर रत्न जड़े हुए हैं, उस कटोरी में ही फांद करके रेशमी डोरा, उनके कहीं छेड़ा निकाले गए, उन छेड़ाओं को फिर काट करके सुंदर पीछे जो चुटीला का नीचे का जो लटकन है, वो लटकन अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो कटोरी के से कटोरी में फांद करके किसी सुंदर वो जो
फादने वाले हैं, उन्होंने पटुआ ने सुंदर फाद करके, किसी पटुआ ने उस कटोरी को अपूर्ण रूप से रेशमी डोरा से सजा करके, कहीं डोरे से कस करके, और उसमें सुंदर फुदना उनको निकाल करके, फिर उनको सीधा काट करके बड़ा सुंदर रत्न जटित जो चुटीला है, वो चुटीला अपूर्ण रूप से बैनी में शोभा को प्राप्त हो रहा है। सो विविध रोचि, क्योंकि उसमें हीरा पन्ना सब जड़े हुए हैं, चुटीला के उस कटोरी में सब चीज जड़ी हुई है, इसलिए विविध रोचि। आयोजी मन उस वेणी को, आयोजी उस चुटीला को श्री प्रिया जी की बैनी के साथ में लगाया गया है। तदग्रता, उस चुटीला के नीचे के कटोरी में कनक हीरक मौक्तिक चित्रता। अब ध्यान अटक करके रह गया, सखी की जो दृष्टि है वो अटक करके रह गई। चुटीला का जो कटोरी है, उस कटोरी की सुंदर कहावट के ऊपर और उसकी बनावट के ऊपर, जिसमें कनक माने सोने की बनी हुई वो कटोरी, फिर उसमें हीरा जड़े हुए हैं, फिर मोती जो है वो मोती भी बीच में जड़े हुए हैं, और मोती की बड़ी सुंदर माला, उसको कहीं किसी पटुआ ने अच्छी तरह से कस करके उसको बांधा है, और उसकी अपूर्व शोभा प्रकट हुई है। और उसमें फिर काले रेशमी जो धागे हैं, उन धागों की उसमें पीछे नीचे बड़ी सुंदर कहीं परिधि उनको बनाया गया है, उनके खुदना उनको बनाया गया है। ऐसा वो सुंदर कई कटोरी वाला वो चुटीला, वो न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है। उसमें केवल एक ही कटोरी सो नहीं है, कहीं एक में तीन कटोरी, और तीनों बैनी जो हैं, उन तीनों बैनियों के साथ में वो तिहरा 3 कटोरी वाला वो जो अपूर्व रूप से चुटीला है, वो चुटीला सबसे नीचे शोभा को प्राप्त हो रहा है। गजब कैसा सुंदर दर्शन करा है। तो कनक विविध रोचि ही अपूर्व प्रकार की शोभा वाला, आयोजी माने चोटी के साथ में उसको बुना गया, उसको जोड़ा गया। तदग्रतः कनक हीरक मौक्तिक चित्रता, और उस चुटीला के अग्रभाग में जो कटोरी है, उस कटोरी में सोने की कटोरी, उसमें हीरा और मोती ये चित्रित होकर के विराजमान हैं। और मृदुल पट्ट लसक चमरी, और उसके नीचे कोमल रेशमी डोरों की चमरी वो न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। जैसे चमर होती है, ऐसे नीचे धागे, उसके नीचे गुच्छा रेशमी डोरों का वो न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है। और जो काले धागों का गुच्छा वो बिल्कुल वैसे शोभा को प्राप्त हो रहा है जैसे कि केश, उन केश के साथ में बिल्कुल मिलता हुआ सामने स्थापित करता हुआ मैचिंग। वो केश के साथ में ये पता नहीं लगे कि ये अलग से कोई बाहर से स्वीकार की गई वस्तु है या केश का ही भाग है। तो वो ऊपर से देखने में बिल्कुल लगता है ऐसा है कि जैसे वो केश का एक भाग ही अपूर्व रूप से विराजमान है, परंतु वो अपूर्व रूप से चुटीला उसके साथ में बांधते हुए ऊपर से ला करके और नीचे जिसमें खुदना विराजमान है, ऐसा वो चुटीला शोभा को प्राप्त हो रहा है। बिकच सारस सार सभा, मानो कोई श्रेष्ठ कमल की सभा हो। अब कमल तो हो गया सोने की कटोरी, और सोने की कटोरी में जो धागे निकल रहे हैं, जो गुच्छा निकल रहा है, वह अपूर्व रूप से जैसे भौरा या और जो शोभा है वो शोभा उसकी। तो वो पीछे के जो छेड़ा हैं उसके कटोरी वाले वो ऐसे लग रहे हैं बिकच सारस सार, खिले हुए जो सारस माने कमल, उस कमल के सार सभा, कोई श्रेष्ठ सभा एक साथ उपस्थित हुई है, और उसमें सब ऐसी वो चमरी अपूर्व शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है। अपूर्व उत्प्रेक्षा यहाँ पर
प्रतीत हो रही है और सुंदर उत्प्रेक्षा के द्वारा ये कल्पना करके वो आज कमल की शोभा ही मानो विराजमान हो रही है। ऐसी बैनी, और बैनी में चुटीला सब सखियों ने साथ में गूंथा है। श्री रंग देवी जी ने चुटीला सुंदर उस समय गूंथा है बैनी के साथ में। अब हरि मनोरथ कल्प लतोर्ध्वतः अयम अवरोह मदत्त तनग्रतः। और बैनी गूंथ करके जब छोड़ी, शिवप्रिया जी ने उस बैनी को लिया अपने हाथ में, और हाथ में लेकर के देख रही हैं कैसी है बैनी के छोर को, और उसको आगे कर दिया। प्रिया जी ने वो जो बैनी है उस बैनी को जैसे अपने आगे किया, और जब आगे किया तो लंबी बैनी श्री प्रिया की जंघा तक शोभा को प्राप्त होती हो रही है। वो चुटीला से गुथी हुई जो बैनी है, जिसको श्री प्रिया ने लीला पूर्वक जो जब गूंथ करके तैयार किया, तो प्रिया जी हाथ डाल करके जरा देख रही हैं, बोले कैसी गूंथी गई है। और उसको देख करके और उनको पीछे से श्री प्रिया ने उसको कंधे से लीला पूर्वक उसको जिस समय आगे किया, उस समय वो बैनी श्री प्रिया के वक्षस्थल से होकर के जंघा तक जो लटकती हुई विराजमान। अब इसकी अपूर्व एक छवि उसका वर्णन कर रहे हैं कवि। मानो श्याम सुंदर के नेत्र वे आज अटक रहे हैं, और श्याम सुंदर के नेत्रों में विराजमान कोई अपूर्व दिव्य काम, उस काम ने क्या किया कि वो कामदेव रूपी धनी वो जैसे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, किसी पर्वत के शिखर के ऊपर चढ़ गया, और शिखर के ऊपर चढ़ करके वह नीचे रखे हुए अपने सामान को भी देख रहा है। तो जैसे एक सामान का मालिक अपने सामान में टैग लगा करके रख देता है, कहीं हवाई जहाज में जाओ तो जैसे उसमें टैग लगा दिया जाए, कहीं बस में जाओ तो जैसे बस वाला जो है सामान रखने वाला वो टैग लगा करके रख देता है, उसमें कहीं निशान बना करके रख लेता है। इसी प्रकार कामदेव ने मानो अपने निज धन उसकी रक्षा करने के लिए वो जो चुटीला है वो चुटीला नहीं है, वो मानो टैग है, और स्वयं तो आगे चढ़ने के लिए, आगे का धन देखने के लिए वो वक्षस्थल रूपी वृक्ष के ऊपर या शिखर के ऊपर वो चढ़ गया है कामदेव। और कहीं नीचे से कोई धन को न ले जाए, तो नीचे जैसे रखे हुए धन को अपनी पहचान बनाने के लिए जैसे उसके ऊपर अपनी नेम प्लेट लगा दी जाती है, नेम स्लिप लगा दी जाती है, अपने अटैची के ऊपर, अपने थैले के ऊपर जैसे अपना नाम लिख करके जैसे रख दिया जाता है, ऐसे ही वो जो चोटी है, वो चोटी जो वक्षस्थल से होकर के जंघा के ऊपर आ रही है, मानो कामदेव ने अपने धन की रक्षा करने के लिए, पहचान करने के लिए उसके ऊपर वो फुदना रूपी टैग लगा दिया है। अर्थात जंघा की जो शोभा है, वो जंघा की शोभा अपूर्व धन है श्याम सुंदर के लिए, और उस शोभा को ये मेरा धन है ऐसा विचार करने के लिए, जैसे अपने सामान की पहचान कराने के लिए कोई भी व्यक्ति सामान में, अपने सामान में जैसे कहीं चिन्ह बना देता है, उसके ऊपर कहीं कोई कपड़ा बांध देता है, इसी प्रकार कामदेव ने मानो अपने धन की रक्षा करने के लिए, कि ऊपर से भी देखता रहूं, निगाह रहेगी कि मेरा सामान रखा है, कोई अटैची उड़ा करके नहीं ले जाए, तो जैसे संभाल करने के लिए पहले से अपना पहचान चिन्ह उसके ऊपर बना दिया जाता है, ऐसे ही वो चुटीला मानो नीचे नहीं आ रहा है, मानो ये जंघाएं श्री श्याम सुंदर रूपी धनी की संपत्ति हैं, यह दिखाने के लिए मानो वो चुटीला रूपी कहीं फुदना, कोई पहचान का चिन्ह वह आज कामदेव ने मानो वहां पर लगा दिया है। तो
बैनी की नीचे जो लटकन है, उस लटकन की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। और लटकन की शोभा में आज सखियों को ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर ने मानो कामदेव की अनुमति को प्राप्त करके कामदेव रूपी जो धन था, उस धन को अपना बनाने के लिए उसके ऊपर चमरी बांध दी है। तो चमरी जो है मैंने अपना निशान उसको बांध दिया है। तो जैसे पुराने जमाने में ऐसे ही होता था कि सामान जो है वो सामान को रख करके कहीं कोई सामान दूसरा नहीं ले ले, अपना सामान ही उठाए। कई सामान जैसे रखे हैं तो वहां पर अपने सामान की पोटली के ऊपर चमड़ी बांध दी जाती थी। कोई कपड़े का, कोई लाल कपड़े का, नीले कपड़े का एक फीता उसके ऊपर जैसे बांध दिया जाता था, उससे पहचान रहती थी। हाँ, दूर से पहचान में जी हमारा वाला सामान है, हमारी वाली पोटली है। इसी प्रकार कामदेव रूपी महाधन की रक्षा करने के लिए उसने श्याम सुंदर ने अपनी उस कामदेव रूपी महाधन की अपने सुख की रक्षा करने के लिए, अपने धन की रक्षा करने के लिए वो बेनी रूपी चमरी जंघा के ऊपर बांध दी है। श्री प्रिया की जो जानू, उस जानू के ऊपर वो चमरी अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। कल्पना अद्भुत कल्पना है। तो हरि मनोरथ कल्प लतोर्धता अयम अवरोहम अधत्त तदग्रता। अब वो बैनी बक्षस्थल से होकर के और श्री प्रिया की जंघा तक कंधे से होकर के जब लटक रही है तो वो ऐसी लग रही है कि मानो श्री हरि मनोरथ रूपी कल्प लता के ऊपर चढ़ गए। श्याम सुंदर चढ़ गए हैं मनोरथ, श्याम सुंदर के हृदय में मनोरथ है तो मनोरथ ही हो गए कल्पलता, और श्री श्याम सुंदर को मनोरथ रूपी कल्पलता पर चढ़े। अब कल्पलता पर जैसे कोई चढ़ जाए तो चढ़ने के लिए भी और उतरने के लिए भी उसको निसैनी की जरूरत पड़ेगी। लता पे चढ़ना है, किसी पेड़ पे चढ़ना है तो निसैनी की जरूरत पड़ेगी सुरक्षित सुविधापूर्व चढ़ने के लिए। तो आज हरि मनोरथ कल्प लतोर्धता, श्री श्याम सुंदर मनोरथ रूपी कल्प लता के ऊपर जैसे चढ़े, तो चढ़ने के लिए अयम अवरोह मधत्त तदग्रहता, जो लंबी बैनी है वो बैनी नहीं है, मानो एक निसैनी है, अवरोह है। और उस अवरोह के सहारे ठीक श्री श्याम सुंदर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं जैसे। तो श्याम सुंदर मनोरथ रूपी लता पर चढ़ने के लिए अब श्री प्रिया जी के जितने भी श्रीअंग विश्रीअंग अपने आप अद्भुत कुंज होकर के विराजमान, तो मनोरथ कुंज में आज विलास करने के लिए रंगद रसस रहस्य वसुधापुन अमित कला अमृताध कुंजमत बिलसत भवन अधिपति भू। तो रंगद रसद रहसी वसुधा विशद विचित्र अमित कला और अमृताधि, ये 8 जो कुंज हैं, मानो उन 8 कुंजों में श्याम सुंदर के विभिन्न मनोरथ विराजमान हैं। शिवप्रिया जी के श्रीअंग वे ही मानो अष्टकुंज होकर के विराजमान, और श्री श्याम सुंदर के नयन इन अष्टकुंजों में निरंतर विहार करने वाले। तो रंगद कुंज जो है वो है श्री प्रियालाल का अनुराग, फिर रसद कुंज वो वक्षोज वक्षस्थल, ये रसद कुंज हो गए। फिर रास कुंज ये विलास हो गया। फिर वसुधा वो श्वासा है, वसुधा कुंज जो है वो प्रियालाल इनकी श्वास वही वसुधा होकर के विराजमान। फिर विशद वो ही कपोल हो गए, विचित्र वो ही जंघा होकर के विराजमान, अमित कला वही नेत्र रूपी कुंज हैं, और अमृताधि वही अधर कुंज। तो ये अष्टकुंज वो ही श्री प्रिया के श्रीअंग में विराजमान। और आज मानो श्री श्याम सुंदर अपनी उन कुंजों में विहार करने के लिए मनोरथ रूपी लता में अलग अलग मनोरथ
उन अलग अलग मनोरथों को पूर्ण करने वाली जो कुंज हैं, उन कुंजों में विहार करने के लिए जैसे श्याम सुंदर की दृष्टि चढ़ना चाह रही है। अब दृष्टि जब चढ़ना चाह रही है तो उसके लिए निसैनी चाहिए। आज वो बैनी जो कंधे के ऊपर आई है वो बैनी ही नहीं है, वो ही मानो निसैनी है। सो आज अवरोह मधत्त तदग्रतः, आज वो अवरोह जो है वो अवरोही जहां पर अपूर्व रूप से विराजमान, चढ़ने की सीढ़ी ही मानो विराजमान है। तो हरि मनोरथ कल्पलतोर्धता, श्री हरि की मनोरथ कल्पलता उसके ऊपर चढ़ने के लिए अयम अवरोह, ये वेणी वही अवरोह होकर के विराजमान हुई है। ये केश तति यही अवरोह होकर के, केश समूह यही अवरोह होकर के विराजमान हुआ है। विजित मिंद पुराण मदनो सिनोत, अब श्री श्याम सुंदर के नयनों में विराजमान कामदेव रूपी जो रक्षक था, श्याम सुंदर के नयन हो गए धनी और उनमें कामदेव जो विराजमान है, वो कामदेव ने अपनी संपत्ति को, अब वो तो ऊंचा चढ़ गया है, अब नीचे सामान की भी तो रक्षा करनी चाहिए, तो संपत्ति को देखने के लिए विजित मिंद पुराण, मानो उसने इंद्र का पुर भी जीत लिया है। जिसने इंद्र के पुर को भी जीत लिया, अर्थात काम के आगे किसी का भी बच नहीं है। तो ब्रह्मादि जय संद्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्रीपति गोपी रासमंडल मंडना, ब्रह्मादिकों को भी जिस कामदेव ने जीत लिया, आज उस कामदेव को भी जीतने वाले श्री कृष्ण होकर के कृष्ण विराजमान है। तो विजित मिंद पुरा, जिसने इंद्र के पुर को भी जीत लिया है, ऐसा श्री श्याम सुंदर रूपी मदन, मदन और श्याम सुंदर में कोई अंतर नहीं है। ब्रज लीला की एक विशेषता है, यहां श्याम सुंदर को ही मदन शब्द के द्वारा निरूपण किया जाता है। साक्षात मन्मथ मन्मथा कह करके, मदन मोहन करके के मदन नाम से श्याम सुंदर को ही प्रस्तुत किया जाता है। लीला में श्याम सुंदर दिखाते हैं कि जैसे मदन है यहाँ का राजा और हम उस राजा के अनुगत एक घट्टी पाल हैं। दान लीला में श्याम सुंदर अपने आप को कहते हैं कि मैं तो काम नृपति का एक बहुत छोटा सा कारिंदा हूं, इस ऑक्ट्राई पोस्ट के ऊपर केवल ऑक्ट्राई इकट्ठी करने के लिए, चुंगी इकट्ठी करने के लिए मैं यहाँ पर विराजमान हूं। यहाँ पर हमारे शासक तो महाराज मदन नृपति हैं। लीला बिल्कुल सही, बात जरा भी गड़बड़ नहीं, बिल्कुल एकदम सिद्धांत बिल्कुल सही, क्योंकि प्रेम ही दोनों को नचाने वाला है। तो ब्रिज में शासक जो हैं वो कौन है? ब्रिज में शासक हैं मदन नृपति, कामदेव महाराज। और श्री श्याम सुंदर उस कामदेव महाराज के महाराज श्री कामदेव के उनके एक छोटे से कारिंदा हैं। और श्री श्याम सुंदर उस समय घाटी के ऊपर, दान घाटी के ऊपर खड़े होकर के कह रहे हैं, भाई मैं तो छोटा सा एक कारिंदा हूं। महाराज ने अभी अभी मेरे पास में खबर करवाई है कि सुनने में आया है कि गोपिकागण यहाँ से दान की चोरी करके बार बार ले जाती हैं। जरा सावधान होकर के अपनी चौकी के ऊपर तुम सावधान होकर के बैठा करो। इसलिए आज सावधान होकर के मैं बैठा हूं। आज किसी को भी बिना दान दिए उनसे जो टैक्स राजा का बनता है, उस ऑक्ट्राई टैक्स को लिए बिना अब किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। ऐसे दान लीला में श्याम सुंदर दान लेने के लिए उस समय विराजमान होते हैं। तो मदन ही मुख्य धनी हैं। उनके एक सहायक के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में श्याम सुंदर की दृष्टि। तो मदन कर्मचारी के एक सहायक श्याम सुंदर की जो दृष्टि है वह चढ़ तो गई है कहां? बोले कल्पलता के शीर्ष पर, अर्थात श्री प्रिया जी के श्रीअंग में विराजमान जो अपूर्व रूप से रसद नाम करके जो कुंज है, उस रसद कुंज के ऊपर श्री श्याम सुंदर की दृष्टि चढ़ गई है।
परंतु रसद कुंज से झांक झांक करके देख रहे हैं कि हमारा जो धन है वो सुरक्षित है ना। तो जैसे अपनी पोटरी को जो नीचे रख गया है, उस पोटरी के ऊपर चिन्ह के रूप में कोई चमड़ी बांध दे, इसी प्रकार